हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएजी क्लासेस। तो गाइज आज हम लोग आईआईटी जैम 2024 एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए जो पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। आई बिलीव मैंने अप्रॉक्सीमेटली आपको 20 क्वेश्चन 1 to 20 के बीच जितने भी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और ट्रिक्स के क्वेश्चन थे वो मैं करा चुका हूँ। आज की हम लोग सीरीज चलाएंगे 21 से लेके 40 तक जितने सवाल हैं वो हम सारे के सारे करेंगे। अगर आप लोग कर चुके हैं तो अच्छी बात है, सोल्यूशन मैच कर सकते हैं कि आप लोगों का तरीका क्या था, मेरा क्या था। अगर आपको मेरे तरीके से हट के कुछ अलग तरीके से आप लोगों ने किया है तो मेरे साथ ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपका तरीका ठीक है या नहीं। ओके, चलिए देखें। क्वेश्चन नंबर 21 से अगर मैं शुरू करूं तो बहुत ज़्यादा सवाल मुझे मैथ्स के नहीं मिले, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर मैं 21 से चलता चलूँ, ये सब एक माइक्रो मैक्रो और अलग मतलब अदर देन मैथ्स, स्टैट्स, ट्रिक्स हैं, इंडियन इकोनॉमी वगैरह हैं। अगर हम जाएं तो आई एम मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 29। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई बाय द सर्कल विथ रेडियस 3 एंड सेंटर लाइन ऑन द वाई एक्सिस। पता है, जब हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ना तो 11th क्लास की मैथ्स, 12th क्लास की मैथ्स, ग्रेजुएशन की मैथ्स, स्टैट्स और ट्रिक्स सब करवाना पड़ता है। सब है ये आईआईटी के सिलेबस में। आईआईटी क्या, सीयूईटी में भी इसको काउंट करो आप लोग। जैसे कि ये सवाल है, जिसने 12वीं क्लास का डिफरेंशियल, एंड टू बी वेरी फ्रैंक मैं बहुत हाई लेवल पे डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं लेके जाता, ना मैं लेके जाना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास के डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करके आया होगा ना 12th क्लास के डिफरेंशियल के, तो ये क्वेश्चन देख के पहले वो मुस्कुराया होगा और उसने सेकेंडों में से निपटा दिया होगा। देखो आसान है। डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग बाय द सर्कल विद रेडियस 3 एंड सेंटर लाइंग ऑन द वाई एक्सिस। 4 ऑप्शन है। तो बेसिकली ये वो कंसेप्ट हो गया फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे फंक्शंस के बेसिस पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। देयर आर 2 टाइप्स। एक होता है फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लो, और एक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन से ओरिजिनल फंक्शन तक पहुंचना, जहां पे इंटीग्रेशन यूज करते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन से हम डील करते हैं, होमोजीनियस, वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, मैं प्रॉपर इसे बोर्ड पे करता हूं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में ये बोला है कि जो सेंटर है वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो कहीं भी लाई कर सकते हैं। लेट अस सपोज इस तरीके का सर्कल हो सकता है जो सेंटर वाई एक्सिस, ऐसा भी हो सकता है 20 से भी जा रहा हूं। तो अगर आपको सर्कल की इक्वेशन याद हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, सम स्टूडेंट्स रिमेंबर, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है। सिंस सेंटर इज लाइंग ऑन दी y एक्सिस, इट मींस जो सेंटर होंगे वो होंगे 0, k। y एक्सिस पे एक 0 होता है ना, याद करो सेंटर। सो आई एम जस्ट रबिंग दिस। तो x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। दिस इज द फंक्शन जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है। तो फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ रूल होते हैं। व्हाट आर द रूल्स? दैट जितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं उतनी टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। आपको याद हो तो अल्फाबेटिक्स एक्स वाई को हटा के, तो 9 कंसिडर नहीं होता उसमें। सो वी हैव ओनली वन वेरिएबल और वन आर्बिट्री कांस्टेंट, दैट इज के। तो हम लोग को वन टाइम डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी हो। कैसे फॉर्म करते हैं? उस आर्बिट्री को हटाना पड़ता है, के को हटाना पड़ता है, और उसकी हटा के एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ती है। किस तरीके से देखिए, पहले मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब इतने बड़े बच्चे हो तुम लोग, डिफरेंशिएशन बहुत ईजी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एंड आई एम नॉट राइटिंग दिस स्टेप्स। ये आ गया। या तो डिफरेंशिएशन करते ही वो के गायब हो जाए तो वही फाइनल आंसर है, बट अगर डिफरेंशिएशन करते ही वो के गायब नहीं हो रहा तो हम यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे और उसे ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे। देखिए 2 तो हटा ही दो। सो 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा कुछ बचेगा। फाइनली x इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस के डी वाई बाई डी एक्स, and finally x plus y dy by dx upon में dy by dx. This is the value of k. ठीक है। Now just put this value in this equation. This equation is x square plus y minus k. तो k की वैल्यू डालेंगे तो माइनस एक्स
माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9। अगर आप इसको सेपरेट करें यार, y माइनस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y, आई एम सॉरी माइनस में y, इसके अपॉन में लिया है 9। बीइंग अ टीचर मैं थोड़ा आराम से कर रहा हूँ, वरना मैं फट कर देता इसको, ठीक है, मतलब अगर मैं आप लोगों की जगह एग्जाम दे रहा होता तो। सो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एलसीएम लें अगर हम, सो इसको उधर भेज दिया और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक सेकेंड, एक काम करता हूँ, सारा स्टेप कर ही देता हूँ वरना तुम्हें लगेगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, जो एलसीएम आया उसको इधर शिफ्ट कर दिया बच्चों, ठीक है। फाइनली एक्स स्क्वायर को इधर रखते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर कॉमन लिया जाए, सो बच जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट आई डिड, मैंने इसको उधर शिफ्ट कर दिया, देन कॉमन ले लिया। फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का जो स्क्वायर आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम कॉरस्पॉन्ड टू दिस फंक्शन विच इज क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी is the final answer. So guys, moving to the question number 35, please have a look. Let a random variable x has a mu x and non-zero variance sigma square x and another random variable y जिसका mean variance दे रखा है. If the correlation coefficient of x and y is rho, then which of the following are correct? बच्चों ये ना 31 से 40 के क्वेश्चन है जिसमें 35 आया है। अब इन टाइप के सवालों में ऑप्शन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। आई होप अगर आप लोगों को पैटर्न पता हो तो। सो आराम से चलेंगे। अब ये नहीं एक से ज़्यादा हो सकता है तो तुम एक से ज़्यादा ही ढूंढो, हो सकता है एक भी आ रहा हो, ठीक है। सो रैंडम वेरिएबल एक्स, सबसे पहले तो कोरिलेशन की रेंज पूछ रहा है, डेफिनेटली यार ये तो बिल्कुल ही सही है जवाब है। उसके बाद रिग्रेशन लाइन y ऑन एक्स, ये अच्छा रिग्रेशन लाइन y ऑन एक्स निकालना हो तो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, और बी वाई एक्स होता है रो अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बार एक तरीके से म्यू एक्स ले रखा है यहाँ। तो ये और ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं, ये उल्टे हैं, तो इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट कह रहा है वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई। अगर वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई में निकालना चाहूं तो वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई सारे स्टूडेंट जानते हैं, वेरिएंस ऑफ x होता है प्लस वेरिएंस ऑफ y होता है -2 कोवेरिएंस ऑफ x y होता है, ओके। ये सिग्मा स्क्वायर x है, ये सिग्मा स्क्वायर y है, और कोवेरिएंस को कोरिलेशन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? क्या सबको कोरिलेशन का फॉर्मूला पता है? कोवेरिएंस अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इनटू दिस, सो -2 रो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है। फाइनली सी इज करेक्ट। रो 0 इंप्लाइज एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। रो 0 का मतलब है कि x और y इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है। इज इट ट्रू? आप लोगों को याद हो, इंडिपेंडेंसी इंप्लाइज रो 0, बट रो 0 डज नॉट नेसेसरली इंप्लाइज दैट दे आर इंडिपेंडेंट। मैंने तो इसकी शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो बहुत बना रखी है अपने चैनल पर, तो आंसर हो गया ए और सी। थैंक यू सो मच। ओके गाइज, नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शायद 36 है मैथ्स का, स्टैट्स का, देखें बिल्कुल है। आपको कह रहा है लेट x1 से xn बी अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n ड्रॉन फ्रॉम अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मीन म्यू एंड नॉन जीरो वेरिएंस। अच्छा, मीन म्यू और नॉन जीरो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ये नहीं नॉर्मल मान लो प्लीज, हाँ ध्यान रखना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द सैंपल मीन हैज अ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बाय रूट n। सबको पता है यार, दो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बार होता है, आई होप सारे स्टूडेंट जानते हो, वो क्या होता है, सिग्मा बाय रूट n, करेक्ट। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिस will tends to follow standard normal distribution as n approaches to infinity। याद करो, जब n approaches to infinity होता है तो हम x बार को भी नॉर्मल मान लेते हैं यूजिंग CLT। तो बट क्या ये भी नॉर्मल होगा? बट ये कह रहा है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा, मतलब इस रैंडम वेरिएबल का जो मीन है वो 0 आएगा और वेरिएंस जो है वो 1 आएगा। लेट मी चेक, एक काम करते हैं, इसको w मान लेते हैं, तो समीशन xi माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा रूट n। तो अगर मैं इसका एक्सपेक्टेशन निकालूं, देखो अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो x बार नॉर्मल फॉलो करेगा, तो x बार से रिलेटेड चाहे समीशन xi ले लूं या कुछ भी कंसीडर कर लूं, सैंपल को लेके वो नॉर्मल फॉलो करेगा। आप सबको पता होगा, CLT सबने पढ़ी हुई है।
तो समीशन के अंदर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई, एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू म्यू हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई म्यू दे रखा है, ठीक है। आप लोगों के पास ये इस तरीके से अंदर चल रहा है, सिग्मा रूट एन, म्यू माइनस म्यू जीरो हो गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ डब्ल्यू तो जीरो आ रहा है, नॉर्मल तो फॉलो कर रहे हैं बट स्टैंडर्ड नॉर्मल है या नहीं है वो चेक करना है। तो मीन जीरो, वेरियंस वन आ रहा है नहीं आ रहा वो चेक करना है। एक्सपेक्टेशन तो आ गया जीरो। नाउ लेट्स बी फोकस ऑन वेरियंस। जब मैं वेरियंस ऑफ डब्ल्यू निकालने जाऊंगा बच्चों, तो वेरियंस ऑफ डब्ल्यू के लिए समीशन वेरियंस ऑफ एक्स आई माइनस म्यू, वेरियंस ये कांस्टेंट है तो ये ऐसे हो जाएगा, पता है ना, स्क्वायर बाहर आ जाएगा। नाउ वेरियंस ऑफ एक्स आई, वेरियंस ऑफ म्यू जीरो हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, ये सब हमारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। वेरियंस ऑफ एक्स आई आप लोगों के पास होता है सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, और समीशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर होता है एन सिग्मा स्क्वायर, और नीचे भी एन सिग्मा स्क्वायर, कटा पिटा वन आ गया। आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। So expectation of W comes out to be 0, variance of W comes out to be 1, that means standard normal, ठीक है। नॉर्मल तो था, स्टैंडर्ड नॉर्मल है या नहीं। सी वाले में आते हैं, n-1 s square will follow chi square with n-1 degree of freedom where s square sample। कुछ बच्चों को ये बिल्कुल ठीक लगेगा, but there is no information about xi that they are follows normal distribution। भाई chi square बनने के लिए, chi square आता कैसे है, कुछ बच्चों को अगर पता हो, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के स्क्वायर का टोटल करके chi square आता है ना, नहीं पता, पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर का टोटल करके अगर काई स्क्वायर आता है, बट हमें बता ही नहीं रखा एक्स आई नॉर्मल फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हाउ कैन वी कंसीडर n-1 s स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर काई स्क्वायर फॉलो करा दें, नहीं हो सकता। सैम्पल मीन इज ऑलवेज बी अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू, ये सबको पता होगा। सैम्पल मीन जो होता है वो MVUE, मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इसमें कंसिस्टेंसी भी काउंट होता है। कंसिस्टेंसी का बेसिक मतलब अगर कुछ बच्चों को नहीं पता तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स बार सिग्मा बाय रूट एन होता है, हाँ जी। तो अगर इसमें लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ली जाएगी तो ये अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स बार इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू। फाइन, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एन इन्फिनिटी को अप्रोच करा के, सैंपल साइज इन्फिनिटी को अप्रोच करा के स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल पैरामीटर अप्रोचेस टू जीरो होना चाहिए। आई होप क्लियर हो सबको। ओके गाइज, नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 37। अच्छा सवाल है और ये पिछली बार भी एग्जाम में देखा गया है इस टाइप का सवाल, तो मैट्रिसेस कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता लग जाना चाहिए। लेट m is equal to this where alpha is belongs to R, 2 into 2 matrix है। If the eigen values of m are beta and 4, then which of the following is or are correct, is or are correct, है ना। मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन भी पॉसिबल है, तो मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड पे प्रॉपर करना चाहूंगा। 37 m मुझे क्या दे रखा है, अल्फा -6 -1 1, ठीक है जी। अल्फा -6 -1 और 1, -1 और 1, ठीक है। ओके, ईगन वैल्यूज दे रखी हैं, ईगन वैल्यूज हैं बीटा एंड 4, ठीक है जी। सबसे पहले अगर मैं a माइनस नॉट ए m माइनस लैम्डा आई निकालना चाहूं तो क्या बनेगा, अल्फा -6 -1 1, देन लैम्डा 0 0 लैम्डा, ठीक है। फाइनली अल्फा माइनस लैम्डा -6 -1 1 माइनस लैम्डा, या अब सिंस ईगन वैल्यूज बीटा एंड 4 है तो आई थिंक ईगन वैल्यू 4 को यूज करके मैं इजीली अल्फा फाइंड आउट कर सकता हूं। सो अगर लैम्डा को 4 मानूं, सो m -4i क्या हो जाएगा, 4 माइनस लैम्डा -6 -1 1 -4 -3, ठीक है, कुछ ऐसा बच जाएगा। बीटा भी ले सकता था बढ़िया, फिर 2 वेरिएबल आ जाएंगे। सो व्हाट आई डिड, अल्फा माइनस लैम्डा -6, लैम्डा की जगह मैंने 4 पुट कर दिया, 1 -4 3 अल्फा माइनस अल्फा -4, सॉरी उल्टा लिख दिया, अल्फा -4, ठीक है। नाउ अगर 4 ईगन वैल्यूज है तो उस पर डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो -3 लैम्डा प्लस 12 -6 इक्वल टू 0, -3 लैम्डा 3 अल्फा प्लस 6 इक्वल टू 0, अल्फा की वैल्यू आ गई 2 मेरे पास, ठीक है। अल्फा मेरे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ओके, बट अल्फा इज
नॉट अ प्रॉब्लम। पहला ऑप्शन है अल्फा प्लस बीटा 1। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े नहीं है, बट मैंने पिछले साल का एग्जाम भी अगर पेपर सॉल्व किया था 2023 का भी, तो मैंने बताया था कि अगर दो ईगन वैल्यूज दे रखी हों तो इसका ट्रेस के साथ एक रिलेशनशिप होता है, दैट सम ऑफ ईगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो सम ऑफ ईगन वैल्यू इज बीटा प्लस 4 एंड ट्रेस ऑफ दिस इज अल्फा प्लस 1। सिंस अल्फा मेरे पास कितना है गाइस, अल्फा है 2, 2 + 1 3, सो बीटा कम्स आउट टू बी -1। तो जो पहला ऑप्शन है दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, क्या वो होल्ड कर रहा है? अल्फा 2 है, बीटा -1 है, बिल्कुल कर रहा है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड, ईगन वेक्टर्स मांगे बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग और फिर रैंक ऑफ मैट्रिक्स मांगे एम की। अच्छा, रैंक वाला पहले कर लूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। पहला ऑप्शन तो कर गया हूँ, बीटा -1 आया, ध्यान रखना। रैंक ऑफ एम के हिसाब से अगर मैं एम के अल्फा को मैं 2 पुट करूँ, अब रैंक इसकी 2 है या 2 से कम है, वो उसका डिटर्मिनेंट बता देगा। सो 2 -6 -4 नॉट इक्वल टू 0। सो अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है 2/2 का, तो रैंक ऑफ एम 2 हो गई। तो क्या सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गई। बी ऑप्शन कह रहे ईगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्ड टू दिस। अच्छा, ईगन वेक्टर्स अगर निकालने हो बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। सो ईगन वेक्टर्स किस तरीके से निकाले जाते हैं? एम जस्ट अ मिनट, आप लोगों के पास m माइनस लैम्डा आई, लेट अस सपोज ईगन वेक्टर x मान लो इक्वल टू 0 लेते हो। अब यहाँ पे लैम्डा को बीटा कंसीडर करना और बीटा -1 है, तो m प्लस आई x इक्वल टू 0। m कितना है मेरे पास? 2 -6 -1 1, और i तो पता ही है सबको 1 0 0 1, ठीक है। और x को x1 x2 मान लो। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं तो फाइनली ये हो गया 2 और मतलब ये 3 बच गया, -6 आ गया, -1 आ गया, 2 आ गया, x1 x2 आ गया। ओके, फाइनली जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, सो 3x1 -6x2 इक्वल टू 0 और -x1 + 2x2 इक्वल टू 0। इससे भी x1 इक्वल टू 2x2 आ रहा है। हेयर ऑल्सो यू आर गेटिंग x1 इक्वल टू 2x2, ठीक है। तो अगर आप लोग लेट कर लो x2 को t, तो x1 2t हो जाएगा, वे t बिलोंग्स टू r। तो जो ईगन वेक्टर हो जाएंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएंगे? t 2t। अगर आप t लिखना चाहो, सॉरी उल्टा लिख दिया, 2tt, पहले x1 फिर x2 ना यार। अगर आप t कॉमन ले चाहो तो 2 1, मैच कर रहा है 2 1, ट्रांसपोज है ये, तो 2 1 हो जाएगा। जिसने ईगन वैल्यू ईगन वेक्टर्स पढ़ा उसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो बहुत चैलेंजिंग रहेगा। फिर बोल रहा है 3 ऑप्शन मैच कर गए। डी में बोल रहा है m² + m इज इन्वर्टेबल। अच्छा जी, m² + m इन्वर्टेबल है या नहीं है, तो वो डिपेंड करेगा उसके डिटर्मिनेंट पे, है ना। ओके गाइज, नाउ डी ऑप्शन में मूव करते हैं। डी ऑप्शन आपको बोल रहा है m² + m इज इन्वर्टेबल और नॉट, मतलब इन्वर्टेबल है वो चेक करना है। तो पहले m² निकाल लें। m² के लिए m × m करेंगे, ठीक है। 2 2 = 4 6 10 हो गया, -2 -1 -3 हो गया, 12 -6 -18 हो गया, और +6 + 1 7 हो गया। m² + m अगर मैं करता हूं तो एक तरीके से ये m है, ऐड कर लूं 12 24 4 8। अच्छा, कोई चीज इन्वर्टेबल है या नहीं है उसका डिटर्मिनेंट डिसाइड करता है। सो व्हेन आई फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ m² + m, so that comes out to be 96 - 96 0। इसका मतलब ये इन्वर्टेबल नहीं है, इट मींस डी ऑप्शन इज नॉट ट्रू। ओके गाइस, नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 38। आपको फंक्शन दे रखा है, ये वाला सवाल ये पिछली बार ये आया हुआ है, बट इस बार ये ऑप्शन थोड़े घुमा के दे दिए। तो आप ये सोचिए कि फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल में पार्शियल डेरिवेटिव, उनकी कॉन्टिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मैं 38 क्वेश्चन बोर्ड पे करना पसंद करूंगा। क्या है? x² y / x4 + y²। ठीक है जी, बट बोर्ड तक पहुंचने के लिए हमें पुट करना पड़ेगा। एक सेकेंड, सॉरी, देखिए 38 f(x, y) है, f(x, y) x² y / x4 + y², ठीक है।
स्क्वायर वाई एक्स फोर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई जो है नॉट इक्वल टू 0 0 है और यहाँ पे जो एक्स वाई है वो इक्वल टू 0 0 है 0, ठीक है। सो ठीक है, चेक कर लें एक्स स्क्वायर वाई एक्स फोर प्लस वाई। पहले कह रहा है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, लिमिट 0 आ रही है नहीं आ रही, चेक करना है पहले। तो लिमिट अगर चेक करना चाहें हम लोग, सो आई बिलीव सब लोगों को मोर देन वन वेरिएबल की लिमिट आती हो। तो अगर अप्रोचेस टू 0 0 तो दिस फंक्शन शुड बी कंसीडर्ड। हाँ जी, याद है इसमें आप लोग क्या पढ़ते थे, पाथ टेस्ट पढ़ते थे। इस तरीके से एक वेरिएबल पूरा एलिमिनेट कर दूं, सब खत्म हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर x4 है तो यहाँ भी x4 बनाने के लिए y को mx स्क्वायर अगर मैं पुट कर दूं, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इट, mx स्क्वायर डालूंगा, this will become m4x4, so we are having m upon में 1 प्लस में mx स्क्वायर डाला, ये भी m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। For different values of m we have a different values of this overall function m upon 1 plus m square। तो अगर m की different values पे इसके different आंसर आएंगे, इसका मतलब है लिमिट x y belongs to 0 0 does not exist। so पहला ऑप्शन तो कहीं नहीं हो सकता, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कॉन्टिन्यूस भी नहीं हो सकता। अब ये जो बी और सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है, ये पार्शियल डेरिवेटिव दे रखे हैं। सो पहला पार्शियल डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट 0 0। तो पार्शियल डेरिवेटिव यही कर दूं, अगर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट 0 0 निकालना है, सो फॉर्मूला होगा, प्लीज हैव अ लुक एवरीवन, दैट लिमिट h बिलोंग्स टू 0। अगर मैं नॉर्मली अगर मैं 0 0 पे ना हूं, मैं पहले f डैश x ही लिखूं, पहले तो डेरिवेटिव निकालेंगे फिर पुट करेंगे। तो इट मीन्स f डैश x मीन्स लिमिट h बिलोंग्स टू 0 f ऑफ x प्लस h कॉमा y माइनस में f ऑफ x कॉमा y अपॉन में h, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला दैट ऑब्वियसली f डैश x मीन्स ओनली x चेंजिंग, y केप्ट कांस्टेंट। अब अगर मैं इसे 0 0 पे निकालूं, दैट आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y एज 0 0, सो दिस इज h 0, ठीक है, दिस इज 0 0 एंड दिस इज h, फाइन। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y एज 0 एंड x एज h। तो ऊपर 0 बचेगा, यहाँ h डालेंगे तो h4 बचेगा, y 0 बचेगा। f ऑफ 0 0 एग्जैक्टली 0 है, नीचे अभी h में कैलकुलेट नहीं कर रहा, 0 अपॉन h4 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, 0 बाई h 0 बच जाएगा। तो इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन ठीक है, f डैश x 0 0 या fx 0 0 0 आ रहा है। बट डी ऑप्शन जो है वो कह रहा है fx एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो b और d तो एक तरीके से उल्टे हो गए ना। तो अगर b ठीक आ रहा है तो d तो ठीक नहीं हो सकता। सो इसका मतलब इसका आप लोगों के पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, दैट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एंड पार्शियल डेरिवेटिव एट x 0 0 इज 0। थैंक यू। सो गाइस 40 तक के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, मतलब मैथ्स, स्टैट्स और ट्रिक्स के। अब आगे की सीरीज आप लोग को डेफिनेटली आगे के क्वेश्चंस आगे की वीडियोस में मिलेंगे। सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिए जो भी क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चन की सोल्यूशन ने आपको इम्प्रेस किया हो। नहीं किया इम्प्रेस फिर भी कर देना। थैंक यू, नमस्ते।